नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। हम लोग सीआई पर बेटा चर्चा कर रहे थे और सीआई पर बेटा आप लोगों ने 2 शीट कंप्लीट कर ली थी। सबसे पहले मुझे बेटा ये बता दो कि ये 2 शीट जो आपने पढ़ ली है, इनमें तो कोई आपका डाउट नहीं है बच्चे? इन 2 शीट में तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है? नो, इट्स ऑल फाइन। और ये सारे सवाल आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। अगर आप इन सवालों को सेल्फ कर पाते हैं तो ये मान लेंगे बेटा कि आप इस टॉपिक में बेसिक कहानियों को पूरा पढ़ चुके हैं। और देखो, जब आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप ये बात जान गए होंगे कि हमें इस टॉपिक में सबसे जरूरी बात है मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रोल यही होता है। यहीं से बेटा आपके सामने सवालों की रेट डिसाइड होगी, टाइम डिसाइड होगा, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ब्याज कितना आएगा, कितने गुना पैसा हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये सारी चीजें आप लोग कवर कर पाओगे अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में सारी बातें जानते हैं तो आओ बच्चों, अब यहां से आगे की बातें मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से एक एक बात को समझना। कुछ नए प्रकार के सवाल भी बनेंगे, कुछ नए प्रकार की बातें भी इस शीट में आएंगी बेटा। ये जो 3 नंबर शीट है ना, ये आपके मेंस के एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है। प्री में भी बातें आ सकती हैं, पर आप तो एक एक जानकारी को समझ के चलो बेटा। देखो, जैसे ही नितेश मैं कहता रहा हूं भाई कि जो 2 शीट हुई हैं उनमें कोई डाउट है तो बताओ। बच्चों ने बताया कोई डाउट नहीं है उनमें। देखो, आप इस बात को बेटा पढ़ें तो आपको ये बात दी जा रही है कि मैंने कोई पैसा ब्याज पर दिया। कितने रुपए दिए ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये मुझे पता है 3 साल बाद में ये 35,680 हो गए। हो जाने का मतलब बच्चों ये है कि ये 3 सालों बाद का अमाउंट है। और 3 साल बीते, और 3 साल बीते तो ये 53,520 रुपए हो गए। यानी बच्चों ये भी आपके सामने अमाउंट दिया गया है, ये भी आपके सामने अमाउंट दिया गया है। तो आप एक बात जानते हैं भली भांति कि सर इन 3 सालों में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा, इन 3 सालों में वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि सर ये पैसा कितने गुना है। और देखो, ये बात जज करने के लिए आपको कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं करना पड़ता। एक कॉमन सेंस से, एक आइडिया से आपको लग रहा है क्या कि सर लगभग ये 1.5 गुना किया होगा, लगभग ये 1.5 गुना किया होगा। ये बात आपको डिसाइड कैसे होगी? सर देखो, आप इन दोनों का चाहो तो डिफरेंस निकाल लो, चाहो तो बेटा आप ये समझ लो कि 35,680 को आपने गुणा किससे किया होगा? गुणा किया होगा 53,520 बटा 35,680, इसी से गुणा किया होगा। अब ये नंबर आप काट के भी डिसाइड कर सकते हो, और ये काटने की बजाय, इस पर टाइम खर्च करने की बजाय बेहतर है कि आप डायरेक्ट जज कर पाओ। डायरेक्ट जज कैसे करेंगे सर? देखो, 35,000 है, 53,000 है। अगर मैं इसका 1.5 गुना करूंगा, अगर मैं इसका 1.5 गुना करूंगा तो करीब करीब 18,000 से कम जोड़ना पड़ेगा। और वही बात आपको सवाल में जोड़ी हुई लग रही है, वही बात इस सवाल में आपको लगाई हुई मिल रही है। बाकी अगर आप इसे काटेंगे बेटा तो 4 से काट पाएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 से काटोगे 4 8 32, और आ गया 3 6, 4 नीम और 2। ये पूरी जानकारी बेटा आप 2 से काटेंगे 6 6 9, 2 से काटेंगे 4 4 6, तो 223 बार कट रहा है। 3 और 2, देखो बेटा 3 बटा 2 गुना किया हुआ है। आप ये बात डायरेक्ट अगर जज कर पाए तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और ऐसे अगर काट के करोगे तो भी हो जाएगा, पर इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। यानी कि बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि हमारा पैसा 3 बटा 2 गुना हो रहा है। मतलब ये हुआ, इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर मैं आपको 2 रुपए ब्याज पर देता तो 3 सालों में ये आपके पैसे 3 रुपए बन जाते। बच्चों बात यही है क्या? अगर मैं तुमको 2 रुपए ब्याज पर दूंगा तो 3 सालों में ये 3 रुपए बन जाएंगे। तो बच्चों अगर 3 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है तो इसका मतलब यहां भी प्रिंसिपल 2 रहा होगा और ये 3 बन गया होगा। यहां भी प्रिंसिपल 2 रहा होगा और ये 3 बन गया होगा। कुल मिलाकर बच्चों 35,680 जो है, क्या ये 3 की वैल्यू है? क्या ये 3 की वैल्यू है? और आपको यहां प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपको यहां प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपको पहले मामले में यानी इस वाले केस में ब्याज पूछा है। बच्चों ब्याज तो 1 आया ना, 35,680 से अगर मैं 3 मान लेता हूं बेटा
तो प्रिंसिपल पूछता तो आप 2 से गुणा करते, ब्याज पूछ रहे हो तो आप 1 से गुणा करोगे। ब्याज के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से काटोगे 3, देखो 11 बार कटेगा 33, रह गया सर जी 2 6, 11 8 आ गया, तो 11,800 समथिंग उत्तर बनेगा। ऐसा उत्तर तो यही बनना चाहिए, ऐसा उत्तर तो यही बनना चाहिए। सर आगे भी आप ट्राई कर लो। 11 3 33, 2 6 8 2 8, 2 8 का मतलब 9 आ गया, रह गया सर जी 1 0, 11,893 पॉइंट समथिंग बनेगा। पर प्यारे बच्चों आपको पॉइंट को सॉल्व नहीं करना है, आपको सवाल में यही कहा गया था अप्रोक्स वैल्यू लगभग उत्तर ज्ञात कर दीजिए, तो लगभग उत्तर 11,893.33 बनना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको पल्ले पड़नी चाहिए? क्या ये तुम्हें क्लियर हो गया? पूरे सवाल में कोई नई बात नहीं थी, जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में आपको बताया वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर सवाल में काम कर रहा है। जो आप अब तक बातें पढ़ते आए थे वही बातें आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आपको सवाल में दी गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है, बस इस बात को समझ लीजिए, इस बात को ट्राई कर लीजिए, बात सारी बन जाएगी। हमने आपको परसेंटेज टॉपिक करवाया, लगभग सारे सवाल क्लास में करवाए। सिंपल इंटरेस्ट करवाया, लगभग सारे क्वेश्चन करवाए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के भी मैं आपको सारे सवाल करवा रहा हूं बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि भाई साहब ये जो आपकी डाउट की टैब है ये आपने भर दी है जी। हमारे सामने इतने सारे डाउट आ गए हैं, सब भयंकर प्रकार की समस्याएं आ गई। इतने डाउट कैसे आ जाते हैं यार? बेटा समय बहुत कीमती है, उसको ऐसे वेस्ट मत करो। समय बहुत कीमती है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो प्लीज। तो ये रीजनिंग के बैच में आएगा भाई, मैथ में थोड़ी कैलेंडर आ जाएगा यार। आर्यन मैथ वाली क्लास में बात करना। नितेश भैया क्या ये सवाल मैंने क्लास में नहीं करवाए थे क्या? ये जो 2 सवाल तुमने डाउट में भेजे हैं, क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाए? अरे नितेश भैया आप क्लास में हो ना? कमेंट नहीं करेंगे भाई साहब क्लास में है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। टाइटल आप देख रहे हैं जी साहब, ये तो डाउट का सेशन है, डाउट है तो डाउट की सारी बातें तो मैंने आपको पढ़ाई हैं। अरे टोटल वोट अगर आप इस सवाल में 100x मान लेते हैं तो इसमें से इनवैलिड वोट आपके सवाल में दिए गए हैं वो 68 हैं, तो वैलिड वोट में हिसाब किताब करोगे तो 100x - 68 मानना है। अरे बता भाई नितेश, कौन सी बात में आपको डाउट आ रही है तो बताओ मुझे एक बार। अब यूं थोड़ी है वैसे सवाल 10 दाग दिए जी मैं तो करवाओ ये सवाल। आप अगर परसेंटेज वाली क्लास पढ़ोगे तो इलेक्शन के सारे सवाल मैंने करवाए हैं। अब आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा बच्चे तो मैं मानूंगा क्लास में नहीं हो। आपके ये बैच सफिशिएंट है क्या? अरे भैया प्री और मेंस सबके लिए सफिशिएंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, दोनों में ही बातें काम आ रही हैं भाई साहब। अब ये डाउट की टैब को साहब देख लो आप, क्या बताऊं भाई साहब। 300 डाउट भेज दिए हैं कि पहले ये करवाओ, हमें तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहे क्या पढ़ा रहे हो है? जो टॉपिक बताए हैं यार भैया मुझे लग रहा है कि या तो आप टाइम पास कर रहे हो बेटा है। 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320। और भाई साहब स्वाति कह रही सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, आपने तो ये बात पढ़ाई ही नहीं सर हमको, आपने तो ये बात सर पढ़ाई नहीं। ये बात 3/8 है सर, 8 में अगर 3 जोड़ूंगा तो रिजल्ट 11 बन जाता है। ये अगर 11 की वैल्यू है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या बनेगी बेटा? ओरिजिनल वैल्यू बननी चाहिए आपके हिसाब से 960, ये आपका ओरिजिनल मान था। और ये बहुत टफ सवाल लगा तुम्हें जो आपने डाउट की क्लास में भेज दिया, नया कुछ पढ़ने की बजाय ये सवाल तुमने भेज दिया ये मानते हुए कि ये तो सर हमें बताया नहीं कभी क्लास में। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास कॉलेज 2-3, 20% 5 of boys, 30% of the girls are scholarship holder, then the percentage of the college student who are not scholarship holder। वाह, ये बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। 25% बॉयज के पास में स्कॉलरशिप है तो 75% के पास में नहीं है। 30% गर्ल्स के पास में है तो 70% के पास में नहीं है। इनका रेशो आना चाहिए 2-3 में। क्या बीच की वैल्यू 72 आनी चाहिए क्या? 72% के पास में ये स्कॉलरशिप नहीं है। और ये सवाल आप पूछ रहे हो भाई साहब, गजब, बहुत बढ़िया बात है। आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है वैसे बता दो यार कि हमें टाइम पास करना है सर। वाह नितेश कह रहे सर सिटिंग अरेंजमेंट करवा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट को तो मारो गोली, हमें तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, ये सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ये करवा दो। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूं। अरे टॉपिक को पढ़ लिया करो, चीजें बहुत काम की होती हैं। टाइटल को देख कर कि भाई साहब ये लिखा हुआ है जी डाउट क्लियरिंग सेशन है तो डाउट क्लियरिंग करवा दो।
सर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट लॉस की तो भी क्लास नहीं हुई है, तो कह रहा है तो क्या हो गया, हमें तो सवाल करवा दो। अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जानकारियां तुम्हारी हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो रे भाई। निवेदन है कि हमें मजबूरी है, ये सारे सवाल क्लास में जो डाउट भेजते हो बताने पड़ते हैं, थोड़ा तो चीजों को समझो आप। ये चंद्रशेखर वही बालक है जो हमारे सवाल करवाने से पहले टपक टपक के आंसर दिया करता है बात को समझने की बजाय। इसको हम कहते हैं भाई बात को समझ ले, तो कह रहे नहीं नहीं मैं तो सारे सवाल पूछूंगा, मुझे तो बताओ। कुछ पैसा आपने 5% की दर से दिया, कुछ पैसा 5 और 3 की दर से दिया। अगर मैं 1950 रुपए ब्याज पर लगाता हूं तो कम से कम मेरे को कम से कम की बात करूंगा तो 5% का ब्याज तो आना चाहिए। 5% का ब्याज आएगा तो 195 का आधा 97.5 रुपए का ब्याज तो आना चाहिए। 97.5 रुपए का ब्याज तो आना चाहिए, पर एक साल में ब्याज तो आ रहा है 100 रुपए का, तो 2.5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे। बच्चों 3% की वैल्यू अगर 2.5 है, 3% की वैल्यू अगर 2.5 है तो 100% की वैल्यू यही बनेगी क्या? 100% की वैल्यू यही बनेगी। तो आप ये वाला जो पैसा इन्होंने 8% पे लगाया है, इसकी वैल्यू को जज कर पाओगे? आप कहना हाँ थोड़ा आइडिया तो पड़ रहा है। 250/3 आएगी ये वैल्यू, 250/3 रुपए आएगी ये वैल्यू, इसी पॉइंट में आनी चाहिए। सर दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? तो आप 1950 में से 250/3 को कम कर लो सर जी, ये बाकी की वैल्यू बन जाएगी, ये बाकी की वैल्यू बन जाएगी। अरे 5% की वैल्यू भी आ जाएगी, और दोनों का रेशो पूछना है, रेशो ज्ञात कर लो। तो ये बनना चाहिए 5600/3। 3 कैंसल, 1 0 कैंसल, 5 से काटोगे तो 112 और ये काटोगे 5, सवाल का उत्तर बन जाएगा। पता नहीं किस बात में डाउट आ रहा है तुम्हें। भाई साहब डाउट की टैब का दुरुपयोग मत करो रे भाई, चीजें तुम्हारे फायदे के लिए हैं, बात को समझ लो। भगवान जाने किस दिन तुमको बात समझ में आने लगेगी। और ये भाई साहब मुझे लग रहा है 10 क्लास पीछे चल रहे हैं भाई साहब। आम दुनिया जिस लेवल पे चल रही है, नितेश जी वहां से 10 क्लास पीछे चल रहे हैं साहब। क्लास नहीं करते हैं भाई साहब, नितेश जी बस डाउट भेज के छोड़ दिए और उसके बाद क्लास में नहीं है सर। मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई साहब, अब मैं ये क्वेश्चन देखना चाह रहा हूं पर मेरे पास स्क्रीन पे सवाल नहीं आ रहा है, कोई तकनीकी खामी चल रही है शायद। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल है क्या? एक बंदा x रुपए कमाता है, 15% घर के किराए पर खर्च करता है तो इतना बचता होगा, इसका 60% खर्चा करता है तो 40 बचता होगा। ये जानकारी अगर 52,500 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 52,500 गुणा में 100 बटा में आपको करना है 17 दूनी 34। ये लो, अब ये डिवाइड करने की बात को समझ लेना, जितना अच्छे से डिवाइड कर पाओगे उतना बढ़िया तुम्हारा उत्तर बन जाएगा, उतना ठीक से तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। अच्छा भैया सौरभ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि आज मैं आपको शीट नंबर 3 पूरी करवा दूंगा, पर मुझे नहीं पता था भाई साहब कि इतना खतरनाक तुम्हारा डाउट का सेशन भी रहेगा। अरे यार एक तो मेरे पास ये क्वेश्चन ऐड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। मेरे पास तो ये सवाल ही ऐड नहीं हो रहा यार। अच्छा भैया सौरभ, 99 नंबर सवाल क्या है? तुम 99 नंबर सवाल क्या है बच्चों, पढ़ पा रहे हो क्या? ये भाई साहब ने सवाल भेजा है 99, पढ़ पा रहे हो क्या? मेरे को तो दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ भी इसमें, मैं तो कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूं। सवाल लिखा क्या है? तिरपन को एक बार अरे कह रहा है इफेक्टिव रेट के अलावा किसी दूसरे मेथड से, रेशो से या ट्री से बता सकते हैं। अरे ट्री से इसमें क्या बनाएगा भाई? ट्री से इसमें क्या बनाएगा यार? ट्री से इसमें क्या बनाएगा भाई? अरे सिंपल सी तो जानकारी है, 2 बार सवाल कर लो। मैंने 7600 रुपए जमा करवाए
और इस 7600 पर 20% के 2 साइकिल लगाने हैं। एक बार और 7600 लगाना है और इस पर 20% का साइकिल लगाना है। आपने पैसा 2 बार जमा करवाया है। जो पहली बार जमा करवाया है उस पर तो 20% के 2 साइकिल लगाने हैं। एक बार जो जमा करवाया है उस पर 20% करना है। तो कह रहा है इफेक्टिव रेट समझ में नहीं आया मेरे तो। अरे यार इसमें कौन सी दिक्कत थी भाई, 100 सवाल तुम्हें करवा दिए एक जैसे, यार क्यों बिना मतलब परेशान हो रहे हो। ये 6-6 महीने के 2 साइकिल लगेंगे भाई रे, इन पर 44% का ब्याज आएगा। ये एक ही साइकिल है तो 20% का ही आएगा। अब चाहो तो 7600 का 44% निकाल के 7600 का 20% निकाल के जोड़ लेना। मैंने तुमको सिंपल ये बता दिया था कि 7600 का 64% ज्ञात कर लेना, तो इसमें क्या समस्या आ गई, उत्तर सी तो बन जाएगा। समय सिर्फ तुम लग रहा है टाइम पास करना है सर जी, फटाफट करवा दें ताकि आगे की बात ना करनी पड़े। और एंजल तुम्हारी तो कहना ही क्या है बेटा, बहुत बढ़िया। बोर्ड मास का सवाल लेके आ रहे हैं, कह रहे जी बोर्ड मास पढ़ा दो, ब्याज ब्यूज तो नहीं आता, ये तो हमें करना भी नहीं है। जीके बेटा बहुत आता है महेंद्र, ये मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड जीके ही करेगा। मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है इस वाली टर्म का, बहुत बढ़िया। कह रहे जी इस टर्म का मीन प्रोपोर्शनल क्या बनेगा ये बता दो। अरे मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर एसी करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेना और रूट के अंदर कर लेना, बस ये बात तुम्हें पता लग जाएगी और क्या है। अरे बीएसएससी में सेम कहानी आती है भाई, कोई अलग बात नहीं आती है। टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर, एक मिनट रुक जाओ, टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, साधारण ब्याज वही रहे, तो समय के परिवर्तित मान में से कौन सा कथन सही है। अरे भाई एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो, पहले की कंडीशन में और दूसरे की कंडीशन में ब्याज वही है क्या? ब्याज वही है। तो आपको यह बात पता है, आपको यह बात पता है कि सर देखो पहले के केस में मैं अपना टाइम ज्ञात करता हूं, तुमने 10% की रेट पर पैसा ब्याज पर दिया, 10% की रेट पर पैसा ब्याज पर दिया, और बच्चों ये जो आपके सामने 5/8 है, ये जो 5/8 है इसका मतलब क्या होता है? 5/8 का कोई बच्चा मतलब जानता है क्या? क्या तुम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को जानते हो क्या? क्या 62.5% की वैल्यू होती है क्या? इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने ब्याज पर 100 रुपए दिए थे, अगर तुमने ब्याज पर 100 दिए थे तो रेट 10% की थी, यानी एक साल में 10 रुपए ब्याज आएगा, तो 62 का ब्याज आने में तुम्हें 6.25 साल का टाइम लगेगा क्या? 6.25 साल का टाइम लगेगा क्या? अच्छा अब आगे कह रहे हैं रेट तुमने 3/4 कर दी, रेट तुमने 4 से 3 कर दी है, रेट तुमने 4 से 3 कर दी है, तो टाइम तुम्हें 3 से 4 करना पड़ेगा क्या? टाइम तुम्हें 3 से 4 करना पड़ेगा। ये पुराना टाइम अगर 6.25 था तो नया टाइम ज्ञात कर सकते हो। 6.25 अगर 3 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू बताओ, 25/3 आएगा, 8 तिया 24, 8 सही 1/3 साल, नया टाइम आपका आ जाएगा 8 सही 1/3। खत्म। आप सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा बिना मतलब भी वेस्ट करवा दिया। और ये भाई साहब सूरज आए कह रहे हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बता दो, हमें तो ब्याज नहीं पढ़ना है, पहले प्रॉफिट लॉस पूरा करवा दो। क्या ये सवाल तुमने क्लास में नहीं किया सोनम? क्या ये सवाल तुमने क्लास में नहीं किया क्या? मैंने x रुपए ब्याज पर दिए थे जिन पर 6% की रेट लगेगी, अगली बार y रुपए पर 5% की दर लगेगी, ये जो ब्याज आया वो दूसरे साल का 13/20 आया है, खत्म बात। सर ये 6 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार, माफ कीजिए 10 बार। x और y का रेशो आ गया 50/39। मैंने वापस करें 8400 रुपए और वापस करेंगे इतने रुपए, तो क्या ये 11 की वैल्यू आनी चाहिए क्या? नहीं बेटा, इसमें इंग्लिश की बात को पढ़ना है। रीपेड का सवाल है क्या? ये रिटर्न का सवाल है या रीपेड का सवाल है बेटा? इसकी इंग्लिश वाली बात को पढ़ो सोनम, उसमें लिखा होगा कि रीपेड का सवाल है या रिटर्न का सवाल है।
रिटर्न दिया हुआ है कंफर्म बेटा, रिटर्न दिया, जानकारी यही बननी चाहिए कि y रुपए पर 5% लगेगा, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज फर्स्ट ईयर का 13/20 है, 20 है तो 13, तो ये x और y बनना चाहिए 50:39 में, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 वापस दे दिया, इसने वापस दे दिया और गुणा में आ गया सब कितना, प्रिंसिपल पूछा है तो 84 × 5 420, आगे लगा दो बेटा 30 बटा में 11, तो 11 4 से कम आएगा बेटा, आंसर एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा। फिर कोई लैंग्वेज में सवाल को डिफरेंस दिया होगा, अगर एक बार इसको आप उससे चेक करो रीपेड से, अगर रीपेड वाली बात देखो सवाल में तो बात बन रही है। जैसे कि आपके सामने जब आपको सामने बात दी गई है, मान लो मैंने 100 रुपए ब्याज पर लिए होते तो 106x बन जाते, माइनस 84 100 रुपए आता, और इस पर अगर मैं 5% की दर से ब्याज लूंगा तो ये पुराने वाले ब्याज का 13/20 बनेगा, इसका 13/20 बनेगा, खत्म बात। तो ये वाली बात देखो, 106x माइनस 78x बराबर आ रहा है 8400, 16 में 8 गए 8, 28x की वैल्यू आ रही है 8400, बेटा रीपेड की बात आनी चाहिए, x का मान आ रहा है 300 और प्रिंसिपल आएगा 30,000, रीपेड की बात बननी चाहिए, ये कंसेप्ट बनना चाहिए सवाल का। और नितेश भैया तो क्लास में है ही नहीं, ये तो वैसे ही सवाल भेज के इन्होंने ड्रॉप कर दिया, कहानी कह रहे आगे तो नहीं पढ़ेंगे, खत्म। R lent some money to S on which S paid 17,000 more to R। तो बेटा R S को कुछ पैसे ब्याज पर देता है जिससे S R को 1700 रुपए ज्यादा वापस करता है, तो ये ब्याज की बात होती है क्या? मैं तुमको 100 रुपए ब्याज पर देता हूं, तुम वापस मुझे 110 करते हो, 10 रुपए फालतू करते हो, तो ये 10 रुपए ब्याज ही तो होगा। अरे बताओ, ये ब्याज की बात ही तो हो रही है। हाँ, एस टी को उतनी ही राशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% की अधिक भुगतान करता है, टी एस को 8.5% का ज्यादा भुगतान करता है। तो आपको सवाल में पूछा गया उधार दी जाने वाली न्यूनतम राशि क्या होगी जिस पर उसे कोई लेन देन में ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो बेटा ये 2 लाख रुपए, 2 लाख का 8.5% है 17,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 8.5% कितना आएगा, 17,000 रुपए आएगा, खत्म बात। ये बताओ, ये सवाल तुमको पूछा डाउट में, बस हटाओ, आगे के सवाल करते हैं। बेटा सवाल करो, देखो सिंपल सवाल है, आधा घंटा बिना मतलब ही लगवा दिया, बिना कोई लॉजिक के। सर प्रिंसिपल तुम्हारा 4 सालों में 7,000 रुपए हो गया, अगले 4 सालों में 10,000 रुपए हो गया, तो आप मुझे बताना सर 4 सालों में आपका प्रिंसिपल 7 से 10 हो रहा है क्या? बताओ 7 से 10 हो रहा है, तो यहां भी 7 से 10 हुआ होगा, यहां भी 7 से 10 हुआ होगा। सर ये 7,000 रुपए अगर 10 की वैल्यू है तो 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 4900 आपके सवाल का उत्तर बन गया। और ये उत्तर आप सबका भी आ गया था क्या? और देखो जितना मैंने लिखा है बच्चों, इससे भी कम लिखकर आपको उत्तर ज्ञात करना है, कोई बहुत बड़े तरीके पे आपको जाने की नीड नहीं थी, कोई आपको जाने की नीड नहीं थी बच्चों। ये 3 नंबर सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से ट्राई करेंगे, ये एक बेहतरीन सवाल है, ये एक अल्टीमेट लेवल का सवाल है बच्चों। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। मुझे बताओ, अब तक मैंने आपको जितने सवाल बताए, अब तक मैंने जितने सवाल आपको बताए हैं, क्या बच्चों ये सवाल जो है थोड़ा उनसे अलग है क्या? जरा लैंग्वेज को पढ़कर बताओ तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है सवाल में, लैंग्वेज को पढ़कर तुम्हें सवाल में क्या फर्क पड़ रहा है? प्रिंसिपल सेम सर, अरे कैसी बात कर रहे हैं बावड़े, ये मेरे को 6 सालों का सीआई और 12 सालों का सीआई दिया है बच्चों, ये मेरे को 6 सालों का सीआई और 12 सालों का सीआई दिया है, अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट दिया जाता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर लेता। पर बच्चों आपको पता है 6 सालों का सीआई और 12 सालों का सीआई है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर काम नहीं करता, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें सवाल का तरीका, सवाल की लैंग्वेज, सवाल का पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या आप 5600 के बटा में 4000 करोगे, 28/5 बनना चाहिए। और देखो एक बार इस तरीके की ना आप कहानी समझ लो बेटा, आप एक कहानी ये समझते हो, मैंने आपको बेटा P रुपए ब्याज पर दिए, ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, पर इसमें आपको जो कहानी मिल रही है
वो मिल रही है तरीके में। मैं डायरेक्ट आपको उसका तरीका बता दूंगा, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, पर वो एक लाइन कैसे आएगी ये समझ में आना जरूरी है, ये पता लगना जरूरी है। कह रहा अमाउंट और सीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है ना। अरे पागल हो गया सूरज, तो पागल हो गया। मैंने 50 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है, लेकिन 2 सालों का और 3 सालों का फॉलो नहीं करता, 4 सालों का और 5 सालों का फॉलो नहीं करता। तो ये कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ी फॉलो करेगा। रे नालायक, पहले बात को सुन तो लिया कर, ऐसे पागलों की तरह। मैं अभी सीआई पढ़ा रहा हूं, तू प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है, तो डाउट तेरे आएंगे ही बेटा, साथ साथ नहीं चलेगा। तो बच्चों मैं आपको P रुपए ब्याज पर देता और मान लो R% की रेट चलती, बच्चों मान लो R% की रेट चलती, तो आप मुझे एक बात बताओ, टाइम होता N ईयर्स का, बच्चों टाइम होता N ईयर्स का, टाइम होता N ईयर्स का, तो जरा मुझे बताओगे क्या कि तुम्हारा N सालों का CI कितना आएगा? N सालों का बच्चों CI फॉर N ईयर्स, N कितना भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 कितना भी। तो सर फॉर्मूला होता है P गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर N, और इसके माइनस में भी P करना पड़ेगा क्या? अरे ऐसे ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। आप कहना सर जी P गुणा 1 प्लस R बटे 100 इसके पावर N करेंगे, तो इतनी जो बात है ना, इतनी जो बात है ये अमाउंट होती है, अमाउंट। और अमाउंट में से अगर P माइनस करूंगा तो ब्याज आ जाएगा। बच्चों ये जो मैंने लिखा है वो N सालों का ब्याज आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं अपना टाइम दुगना कर दूं, 2N ईयर्स कर दूं, 2N ईयर्स, टाइम इसका दुगना ले लूंगा, तो अब की बार ब्याज कितना बनेगा? अब की बार ब्याज कितना बनेगा? आप कहना जी ये आ गया 2N और माइनस आ गया P, क्या ये वाली बात बननी चाहिए? अब मैं चाहता क्या हूं? सर मेरे पास ना ये डेटा तो है और ये डेटा भी है, मेरे को चाहिए सर प्रिंसिपल, मेरे को चाहिए प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल बन जाए तो मेरे सवाल का उत्तर आ जाए, मेरे सवाल का उत्तर आ जाए। क्या बच्चों आसान करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरे स्टेप को समझना। मैं CN 2N माइनस CN 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा सकता हूं क्या? आप कहना जी 1 बटे 100 की पावर R, ये हो गया N 2N माइनस P। ये कहानी बच्चों इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा, ये कहानी अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, तो माइनस ये P प्लस का बन जाएगा। जब इसको घटाऊंगा तो बाहर माइनस होगा, माइनस माइनस P हो जाएगा। सर P से P कैंसिल आउट हो गया, P से P कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक काम और करो, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, इसमें CI में N का भाग कर लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं तुम्हें अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। मैं अपने डेटा को तोड़ना मोड़ना चाहता हूं, मैं इसी डेटा का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल पर जाना चाहता हूं। बच्चों एक बार बता दो ये स्टेप समझ में आ गया क्या? सर ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे को जब N सालों का और 2N सालों का CI पता है, कुछ और नहीं पता, तो मैं इसी डेटा का यूज करके अपना उत्तर ज्ञात करना चाहता हूं। हमने करना क्या है, 2N ईयर्स का CI माइनस में N ईयर का CI बटा में करना है N ईयर का CI। बच्चों ये P तो P कैंसिल हो गया, P तो P कैंसिल हो गया, हाँ माइनस में P भी है, माइनस में P भी है, माइनस में P भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से P कॉमन आ जाएगा क्या? इसमें ऊपर वाली कहानी में से सर एक बार 1 प्लस R बटा 100 की पावर ये भी कॉमन आ जाएगी क्या? और अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा? अंदर बचेगा सर 1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस का 1, और बटा में P गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस में P। क्या बच्चों ये वाली जानकारी बननी चाहिए क्या? क्या आप लोगों को मेरा इतना स्टेप क्लियर हो गया क्या? ठीक बात है। थोड़ा अगले पेज पे लिख रहा हूं, CI 2N ईयर्स का माइनस CI N ईयर्स का बटा में CI N ईयर्स का, क्योंकि मेरे पास डेटा यही है सर, और तो कोई डेटा है नहीं। यहां बचा था P गुणा 1 प्लस R बटे 100 की पावर N, मैंने कॉमन ले लिया था, और अंदर बच गया था 1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस 1 बटा में 1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस ऐसा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जानकारी को ट्राई किया
कि जो मेरे सामने डेटा दिया था बस उसी डेटा को उठापटक करके बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों ये सवाल में अब रियल मैथमेटिक्स है, रियल मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स किस बात में है? वो है जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे की जानकारी में से बच्चों पी कॉमन निकाल लूं क्या? नीचे की जानकारी में से पी कॉमन निकाल लूंगा, यही बचेगा। हाँ, यही बनेगा सर जी, यही बनेगा। इस पी से ये वाली बात कैंसिल हो गई क्या? अरे बता दो एक बार। अच्छा, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1, 1 बटे आर बटे 100 की पावर n माइनस 1, ये वाला पॉइंट भी कैंसिल हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं बात तो बन रही है, कहीं ना कहीं बात तो बन रही है। तो सारी जानकारी काट पीट कर आपको यह मिल गया, Cn2n माइनस Cin बटा Cin करने पर ना ये 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n बच रहा है। बच्चों बच रहा है क्या ये बात? और शायद तुम्हें ये बात याद होगी कि मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी को तो बोलता हूं। बच्चों मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी को तो बोलता हूं। तो आपने इस प्रकार के सवाल का शॉर्टकट बना लिया। क्या बना लिया? कि 2 साल के मतलब 2n साल के सीआई में से n साल का सीआई घटाओगे और बटा में n कर दोगे ना, तो ये n सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ n ईयर। क्या ये तुमको उठापटक समझ में आई क्या जो मैंने सवाल में करी? आपने कहा हाँ सर। देखो अब ये सवाल कितना इजी बन गया। ये जो सवाल मैंने आपको बताया था बच्चे, देखो ये फिक्स सवाल होता है। जब भी इसमें टाइम आएगा ना तो टाइम ऐसा दुगना ही आएगा बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें होती हैं नाप तोल कर। मेरे को 6 सालों का ब्याज दिया है, 12 सालों का ब्याज दिया है, ब्याज, कुछ और तो पता नहीं है। तो पहले मैं एक काम करता हूं बेटा, 12 सालों के ब्याज में से 6 सालों का ब्याज घटाकर 6 सालों के ब्याज में भाग दूंगा। तुम्हें पता है क्या, ये 6 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। ये जो जानकारी बनेगी, क्या बच्चों ये 6 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा ना। अभी अभी तुमको मैंने पूरी स्टेप की कहानी डिटेल करके बताई कि कैसे बनता है। हालांकि मैं तुम्हें ये बात डायरेक्ट कह देता कि ये इतना बनता है और तुम मान लेते कि अच्छा आप कह रहे हो तो बनता ही होगा, पर कैसे बनता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। बच्चों ये वाली बात बन गई है 5600 बटे 40, 4000 माफ कीजिए, 2 जीरो कैंसल, 4 से काटोगे 14, 10 या 7 और 5, बच्चों 7 बटे 5 आ रहेगा। यानी कि अब तुमको यह बात पता लग गई है। क्या पता लग गई है बेटा? कि मैं तुमको कोई पैसा ब्याज पर दूंगा तो इन 6 सालों का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 7 बटे 5 रहेगा। अरे रहेगा ना, रहेगा ना, 7 बटे 5 रहेगा। तो आप ये कह दो गुरुजी अगर ये 7 बटे 5 रहेगा इसका मतलब क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है सर जी, अगर मैंने तुमको ब्याज पर 5 रुपए दिए होते तो 7 रुपए का अमाउंट बन जाता क्या? अगर मैंने तुमको ब्याज पर 5 रुपए दिए होते तो 7 रुपए का अमाउंट बन जाता। ये 2 रुपए का ब्याज आया है क्या? यानी कि 6 सालों में 2 रुपए का ब्याज आया है। बच्चों सवाल कहता है 4000 का ब्याज आया, ये 2 की वैल्यू है। सवाल कहता मुझे 4000 का ब्याज मिल रहा है, इसमें तुम्हें 2 का मिल रहा है। प्रिंसिपल पूछा है 5 से गुणा कर दीजिए, 10,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। सी ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका होगा। ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका होगा। क्या तुमको बात समझ में आई? देखो आप इस बात को साबित करेंगे, साबित करके बताऊं। देखो 10,000 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए होता तो 6 सालों में 7 बटा 5 करता, यहां 14,000 रुपए बनता। देख रहे हो 4,000 का ब्याज आ रहा है जी। अगले 6 साल में भी, अगले 6 साल में भी ये 7 बटे 5 ही करते। बेटा आप समझो इसमें तुम्हें ब्याज कितना बनेगा? सर जी इसमें ब्याज बनेगा, ये कटेगा पूरा पूरा 2 बटे 5, 5 28 5600 का ब्याज आएगा, 19,600। क्या टोटल ब्याज 9600 रुपए का आ रहा है क्या? तो जब भी कभी तुम्हें किसी सवाल में n सालों का ब्याज और 2n सालों का ब्याज दे दिया जाए तो तुमको शॉर्टकट पता लग गया। क्या पता लग गया? तुम कहना सर जी हम ना 2n ईयर्स के सीआई में से n ईयर का सीआई घटाएंगे और इसमें n ईयर के सीआई में भाग देंगे तो ये हमेशा n वर्षों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। और जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है तब जानकारियां पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या?
देखो इस सवाल को हमने जितने आसान तरीके में समझा है बेटा, इतना इजी सवाल तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा, या इसका कोई और तरीका बन नहीं सकता जिससे आप इतना इजी तरीके में सवाल कर पाए। बहुत ही सिंपल तरीके में यह सवाल बताया है। बस को इसके मिलता जुलता तुम एक सवाल और देखो। देखो ये सवाल उसके जैसा ही है, पर ये थोड़ा सा और भी एडवांस है। मैंने कहा था ये डिफिकल्ट लेवल की शीट है, तो भैया डिफिकल्ट लेवल की बातें भी तो करनी आनी चाहिए। तुम एक बार सवाल को देखकर बताओ, क्या ये सवाल वैसा ही है क्या कि मेरे को 8 सालों का ब्याज दिया है और 16 सालों का ब्याज दिया है और 20 सालों का ब्याज पूछा है। करें सॉल्व। सर जी जो जानकारी दी गई है वो तो 8 सालों पे और 16 सालों पे दी गई है, यानी आपको n ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2n ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। तो सर अब क्या बनाए? मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, याद है कि 2n ईयर के CI में से n ईयर का CI घटाकर n ईयर के CI से भाग करोगे तो ये n ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। क्या ये n ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा? ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चों। तो आप कहना सर जी 1300 में से 400 घटाओ और 400 में ही भाग दे दो, तो सर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 8 सालों का। क्या बच्चों ये 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया? तुमको ये वाली बात भी लिखनी नहीं है, डायरेक्ट ये लिखनी है। तो सर ये 900 बटे 400 बनेगा, 9 बटे 4 बनेगा क्या? सर ये 9 बटे 4 बनेगा क्या? हाँ, यानी दोस्तों तुमने ये बात जज कर ली है कि अगर मैं तुमको P रुपए ब्याज पर देता तो 8 सालों में कुछ हो जाता इतना, अगले 8 सालों में ये कुछ हो जाते इतने, मेरे को 20 साल बाद पूछा है तो अगले 4 साल बाद में और कितने हो जाएंगे। क्या तुमको ये डब्बे भरने हैं? क्या तुमको यही बात चेक करनी है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, 8 सालों का मल्टीप्लाई है जी 4/9, सॉरी माफ कीजिए 9/4। मतलब कि अगर तुमने ब्याज पर 4 रुपए दिए होते तो क्या ये 9 रुपए हो जाते? अगर तुमने ब्याज पर 4 रुपए दिए होते तो 9 रुपए हो जाते, मतलब 8 सालों में 5 रुपए का ब्याज आना चाहिए। सवाल तुम्हें क्या कहता है? सवाल कहता है जी पहले 8 सालों में 400 का ब्याज आया है। ये अगर बच्चों मैं 5 की वैल्यू मान लूं, ये अगर मैं 5 की वैल्यू मान लूं तो आप मुझे बता दो आपका प्रिंसिपल 320 रुपए आना चाहिए क्या? अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल की बात पूछे तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों आप उत्तर 320 कह सकते हो। 320 कैसे आया ये समझ में आ गया? अब देखो यहां से इस सवाल को करने के 2 तरीके और भी हैं। 2 तरीके क्या है दोनों समझना। पहले फर्स्ट बता रहा हूं। पहले मुझे बताओ बेटा 16 सालों में ब्याज आ रहा है 1300 रुपए, तुमने ब्याज पर 320 दिए थे, 1300 रुपए 16 सालों में ब्याज आ गया तो यहां पर पैसे 1620 हो जाएंगे क्या? इस जगह पे 1620 हो जाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 सालों का इतना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 सालों का 3/2 आएगा। 4 सालों का 3/2 आएगा, यानी अगले 4 साल में पैसा 3/2 गुना हो जाएगा। 810 का गुणा करोगे 2430 हो जाएगा सर। यानी मेरे दोस्तों अगर मैंने तुमको ब्याज पर 320 रुपए दिए थे तो ये 20 साल बाद में इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। इसका मतलब जो ब्याज आएगा वो 2110 रुपए का आएगा। सवाल का उत्तर बनेगा ए। सर इस तरह कर लेंगे, कोई और तरीका? देखो और तरीका भी कर सकते हैं। आपको पता है 4 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो बच्चों 20 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 20 साल का बिट टाइम को अगर तुम 5 गुना कर रहे हो तो इसका 5 गुना करोगे 243/32 बनेगा। अगर तुम 3/2 का 5 गुना करोगे यही तो बनेगा। तो डायरेक्ट तुम 320 से 20 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो। 20 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओगे, 20 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओगे तो अमाउंट बन जाएगा 2430। यहां तक पहुंच गए। 2430 तो टोटल अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो बेटा ब्याज मिल जाएगा 20 सालों का। तो 20 सालों का ब्याज आ गया 2110 रुपए। 20 सालों का ब्याज आ गया 2110 रुपए।
इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान करना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवालों का पार्ट है। ये मुश्किल से मुश्किल सवालों की बात है। क्या तुमको ये समझ में आया क्या? बेटा हर पेपर में इतने टफ सवाल नहीं आते, हर पेपर में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन साहब कभी इनका मन कर जाए मेंस में इस टाइप का बढ़िया सवाल देने का, तो भी ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तो भी ये जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए, तो भी ये सवाल बनना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले किसी समय में अगर कोई मेरे सामने इस प्रकार का सवाल बन जाए, n सालों का, 2n सालों का ब्याज दे दिया जाए, तो डायरेक्ट आप ये तरीका लगाओगे ना। तरीका क्या है बच्चों? CI2n माइनस CIN बटा CIN बराबर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n होता है। अब ये पेपर में ये सारे स्टेप लिख के ड्राइव करो और इसको साबित करो, ये मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात है कि कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा सुनो बेटा, कुछ नहीं करना सवाल में। देखो ये वैसा सवाल नहीं है बच्चों, तीसरे साल और सातवें साल, तीसरा और सातवां क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा? क्या बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा क्या? आप कहना जी थर्ड ईयर का ब्याज आ रहा है 1000, सेवंथ ईयर का चाहिए, तो सर जी आप मुझे बता दो। ये खोखा कह रहे हैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो नहीं करेगा। तुम्हारे दिमाग में खराबी हो गई क्या यार? तुम्हें 50 बार कहानी मैंने लिख लिख कर बताई थी, तब सो गए थे क्या यार? क्या इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है क्या? कितनी बार तो बताया था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में फॉलो होता है, अमाउंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर में फॉलो होता है, लेकिन 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में फॉलो नहीं होता। अरे बात को सुनते क्यों नहीं हो यार? भाग भाग के कमेंट करने पड़ते हो, पहले बात को सुन तो लिया करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एग्जाम्पल दे दे के पूरी टेबल बना बना के समझाए थे, तब कहां चले जाते हो? सर जी 10% की रेट अगर 4 साल तक लगती है तो 46.41% का ब्याज आता है क्या? इस पर अगर 46.41% का ब्याज आएगा तो मेरे को लग रहा है 1464.10 उत्तर बन जाएगा। तुम्हें इस सवाल में पेन उठाने की भी नीड नहीं है। और ये सौरभ अभी कमेंट कर रहा था कि कब मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो होता है और कब नहीं होता, ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे 3 ही तो टर्म है यार, ये क्या चाहते हो? अगला टॉपिक तुम्हें पार्ट कोई ना पढ़ाएं? आने वाले पूरे 10 महीने तक बेटा सीए चलता रहे तुम्हारे लिए। जो क्लास की बातें बताता हूं उनको रिवाइज क्यों नहीं करते हो? उस क्लास को एक बार खुद से क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश करते हो? ये सब नहीं समझ में आ रहा है, हमें तो कुछ बता दो। नहीं कैसे आएगा समझ में भाई? सवाल जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? 13th ईयर, ये तेरा नहीं 13th है, 13th ईयर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 13वें वर्ष का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10वें वर्ष 10th ईयर का बता दीजिए अगर ब्याज की दर ये है। बच्चों ब्याज 7 से 8 हो रहा है क्या? अरे CI 14 से ही 2/7 है, 7 से 8 हो रहा है क्या? 10वें साल में और 13वें साल में 3 साल का डिफरेंस है। जब 3 साल का डिफरेंस है तो क्यूब कर दूं, आपका पैसा बच्चों 343 से 512 हो जाएगा। अगर तुमने ब्याज पर 343 रुपए दिए तो ये पक्का 512 बन जाएंगे। सवाल कहता जी 13वें साल का ब्याज 1024 है, तो यहां पर 686 आना चाहिए क्या? अरे डबल ही तो करना है। अरे कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ तो बताओ रे नालायको, कुछ तो बताओ कि पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। सातवें और 9वें साल में, 7वें और 9वें साल में निश्चित राशि पर ब्याज x और y है। अरे 7th ईयर का ब्याज कितना है? 7th ईयर का ब्याज है x, ये ब्याज है। 9th ईयर का ब्याज है, 9th ईयर का ब्याज है y। अरे बताओ 7वें और 9वें साल का जो ब्याज होता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है ना? अरे बताओ करता है ना? तो यहां से यहां तक आने के लिए कितने गुणा किया गया है? इसका गुणा किया गया y बटा x से। अरे अगर तुम x का गुणा
y बटा x से करोगे तो ही तो y बनेगा, तो ही तो y बनेगा। हाँ, तो ये जो y बटा x आया है, क्या 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या? अरे ये 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या? अगर ये 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूट वाई बटे एक्स आएगा। आप ये बात जानते हैं, जब टाइम को आधा कर रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 करनी पड़ती है। हाँ, तो मेरे से आपने 10वें साल का ब्याज पूछा है बच्चों, y का गुणा आप किससे करोगे? आप कहना रूट वाई बटे एक्स से करेंगे सर। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहे हो आप, तो ये बनना चाहिए y रूट वाई बटा एक्स। उत्तर आ गया। आप चाहें तो y को अंदर लिख दें, अंदर जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, y स्क्वायर में y में गुणा हो गया y का क्यूब बटा में x, और ये पूरा पूरा रूट में उत्तर बनेगा बी। ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या बताओ 6 नंबर सवाल पल्ले पड़ रहा है? सवाल का प्रारूप समझना है, सवाल कहना क्या चाह रहा है। तुम्हें सीआई की इन शीट्स को देखकर समझ में आ गया होगा कि सर ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जज करने लग गए तो सारी बातें पल्ले पड़ गई सर। अरे क्या बता दो, ये दूसरे और चौथे साल का ब्याज है। दूसरे और चौथे, सेकंड और फोर्थ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? सिर्फ इतना बता दो करेगा कि नहीं करेगा। ये कहते जी नहीं करेगा। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नम्रता, सोनम, प्रियंका कह रहे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? तुम्हें सवाल पढ़ना नहीं आता क्या? पुरानी क्लास को क्यों नहीं पढ़ते हो? रिवीजन क्यों नहीं करोगे? बातों को नहीं करोगे तो कैसे पढ़ोगे यार? अरे ये टफ टॉपिक है, नींद में मत पढ़ो, इसको जाके पढ़ो। आपको 2 सालों का और 4 सालों का नहीं बोला है, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर बोला है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो रे नम्रता, प्रियंका, ये सेकंड और फोर्थ की बात कर रहा है, दूसरे और चौथे साल की बात बता रहा है। दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ पढ़ के तो देखो सवाल एक बार। तुरंत कमेंट कर दिया जी नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं? मेरे को लगता नहीं करेगा। अबे यार तुम्हें सेकंड ईयर का ब्याज दिया है और तुम्हें फोर्थ ईयर का ब्याज दिया है, तो क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि यहां से यहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है? कितने गुना किया होगा? कितने गुना किया होगा? सर आप कहना मैं ऐसे तो नहीं समझ पा रहा हूं, 2000/32 कर लेता हूं, इतने गुना करा हुआ है। महसूस कर लो एक बार, इसको 8 से काटोगे तो ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 4। अच्छा, इसका मतलब सर जी, इसका मतलब ये हो गया कि 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25/4 है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/2 आएगा क्या? मेरे को सेकंड ईयर का ब्याज तो पता है, अगर थर्ड ईयर का ब्याज पूछ रहा है तो इसका गुणा 5/2 से कर दोगे क्या? क्या 800 रुपए बनना चाहिए क्या? और वहीं आगे इस बात को और समझोगे तो 800 का गुणा अगर 5/2 से करोगे तो 2000 रुपए बनेगा। पता लग रही है बात कोई? मेरे को लग रहा है इससे पहले वाली क्लास में जो कंसेप्ट सिखाए थे उसमें आधे नालायक मूर्ख थे जिन्होंने कोई बात नहीं समझी, या तो बेटा आपने क्लास पढ़ी नहीं और या उन चीजों को आपने रिवीजन ही नहीं किया। कितने एग्जाम्पल दे दे के तो बताया था, फिर भी सारा किया कराया मिट्टी कर दिया, फिर भी सारा पढ़ा पढ़ाया सब जीरो खत्म कर दिया। ऐसा मुझे लग रहा है कि एकदम नालायक, इन्हें कुछ बताया नहीं एक बार जीवन में। मतलब कितनी तेज गति में कमेंट करते हैं ना, फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वे कोई कारण तो होना चाहिए बोलने के पीछे। पढ़ाई और कर रहे हैं ये, नींद में और चल रहे हैं ये। तुमको मैंने 10,000 रुपए ब्याज पर दिए, एक एक टर्म को सुन लेना, पागलों की तरह काम मत करना। रेट मान लो 10% है, रेट मान लो 10% है। अब मूर्खों की तरह काम करोगे तो मेरे पास सिखाने का कोई तरीका नहीं होगा। आंखें खोल कर पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। अरे गणित पढ़ रहे हो रे नालायको, गणित पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो।
शुभम कह रहा है जी पहली क्लास के बाद ठीक था, दिक्कत आना शुरू हो गया। अबे दिक्कत तेरे को कैसी आ रही है ये तो बता, क्यों बिना मतलब परेशान कर रहा है कि सब हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। अरे कौन सी बात में दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे, ऐसी कौन सी बात है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तुम्हें। बहुत दिक्कत चल रही है सर जी, बहुत दिक्कत चल रही है, बाल नोचो अपने, दिक्कत आ रही है तो। अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे, पहले साल की बात करोगे, और अब छोड़ दे बेटा पढ़ना ना, कहते मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। 100 एग्जाम्पल देके बात बताई होगी, 100 एग्जाम्पल देके, फिर भी तेरे को समझ नहीं आता है, कमेंट दुनिया में तेज करेगा और पढ़ने वाली बात पे नींद में आएगा। अरे मैं nth ईयर की बात कर रहा हूं, nth ईयर। nth ईयर का मतलब है कि हो सकता है पहला साल हो, दूसरा साल हो, ऐसा। आप मुझे बताओगे फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल का काम करेगा, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का काम तो 10,000 करेगा क्या? ये मूर्ख देखो कह रहा है 1,000 प्रिंसिपल बनेगा। अबे नालायक, पहले मेरी बात को सुन तो ले पहले। कह रहा है 1,000 प्रिंसिपल बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? पहले साल में प्रिंसिपल बनेगा 10,000 रुपए, और फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आएगा, केवल ये बता दो, पहले साल का फर्स्ट ईयर का ब्याज अप्लाई होगा तो 1,000 रुपए आएगा क्या? ये पहले साल का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है 1,000 रुपए, और आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? अब तुम इस पार्टी से 11,000 रुपए मांगोगे क्या? आपने उनसे हिसाब किताब करवाया, आप कहोगे भैया हमारे 11,000 रुपए देके जाओ, यही होगा? अगर एक साल बाद में आप उनसे कहोगे हमारा हिसाब किताब पूरा कर दो, तो क्या 11,000 की बात होगी क्या? अरे ये बात समझ में आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही? सारा चैप्टर आसान बनता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, और ये कहते हैं जी हमें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता, हमें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता। नहीं आता तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का काम करेगा 11,000। 11,000 पे 1,100 का ब्याज आएगा, अमाउंट बन जाएगा 12,100 रुपए। थर्ड ईयर 12,100 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है, 1,210 रुपए का ब्याज आएगा, 13,310 रुपए की डिमांड निकलेगी। फोर्थ ईयर 13,310 का प्रिंसिपल माना जाएगा, 1,331 का ब्याज आएगा, 146-41 की डिमांड आएगी। आप लोगों को यह भी पता है कि 10% रेट होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होता है, यानी शॉर्ट में 1.1 भी कह सकते हो। देख रहे हो, 11,000 का 1.1 से गुणा करोगे यही बनेगा पक्का, इसका भी 1.1 से गुणा करोगे यही बनेगा, इसका भी 1.1 से गुणा करोगे यही बन रहा है। अरे अमाउंट जो है, अमाउंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो कर रहा है क्या? ये जो पहले साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई और तीसरे साल का सीआई और चौथे साल का सीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो कर रहा है क्या? अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा कि एक साल में सीआई कितना आएगा, एक साल में, फर्स्ट ईयर नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को सुन लेना, एक साल में कह रहा हूं, एक साल में, तो एक साल में सीआई आएगा 1,000 रुपए का। 2 साल का सीआई कितना है सर? 2 साल का सीआई बन रहा है 2,100 रुपए। 3 साल का सीआई कितना बन रहा है? 3 साल का सीआई बन रहा है 3,310 रुपए। 4 साल का सीआई कितना बन रहा है? 4 साल का सीआई बन रहा है 4,641 रुपए। ये वाली कहानी क्या 1.1 का मल्टीप्लाई फॉलो कर रही है क्या? क्या इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई फॉलो हो रहा है क्या? कह रहे हाँ हो रहा है। कहां हो रहा है नालायको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें नींद आ रही है क्या? कह रहे हाँ इसमें भी हो रहा है। अबे 1,000 का 1.1 से गुणा करोगे 1,100 आएगा,
1000 का 1.1 से गुणा करोगे 1100 आएगा। कहां मूर्खों से पाला पड़ गया यार, कहां मूर्खों से पाला पड़ गया। तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि 1000 का गुणा 1.1 से करूंगा तो 2100 बन जाएगा। भाई साहब, फिर मैं कहां माथापच्ची कर रहा हूं तुम्हें सीआई सिखाने की बात यार। भाई जिनको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा ना कि 1000 से 2100 कितने गुना है, जो इसको 10% से गुणा कर रहे हैं, भाई उनके लिए जरूरी है कि पहले आप 10 और 1 11 होते हैं, 11 और 1 12 होते हैं, ये करने की कोशिश करो। ये कह दो कि ये कहानी हमारे बस की बात नहीं है, ये बोल दो कि ये हमारे लिए काम की बात नहीं है सर जी, ये हमें समझ में नहीं आता है। अरे 1 साल का सीआई, 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई, 4 साल का सीआई, अरे ये कहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो कर रहा है, ये कहां मल्टीप्लाई अलग अलग आएगा। तुम यहां देखोगे 2.1 गुना किया हुआ है, इनका डिफरेंस देखोगे कुछ अलग आएगा, इनका देखोगे कुछ अलग आएगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये कुछ भी आ जाता है बेटा। 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ फिक्स नहीं होता है, ये कुछ भी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं nth ईयर का ये इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है, इस बात को समझो रे। पता नहीं भाई साहब, मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा कि दिमाग पे मिट्टी जमी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं कि हाँ हाँ हो रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं हो रहा। सवाल नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पहले कर देंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिमाग में खराबी है। नहीं आया तो छोड़ दे समरजीत, छोड़ दे बेटा। तो क्लास की रिकॉर्डिंग रिवीजन तो करता नहीं है। 10 बार मैं कहता हूं कि क्लास को दोबारा पढ़ा करो, समझा करो, लेकिन वो काम तो करेंगे नहीं। सर जी आप ही बताओ बार बार हमको। 7500 रुपए की एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के बाद 2 साल पर बढ़कर इतनी हो जाती है, पहले की ब्याज दर पर दुगनी दर पर 4 से 3/5 साल के लिए उस राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सवाल में एग्जामिनर ने तुम्हारे सामने सीआई और एसआई का मिक्सचर कर दिया। क्या तुम्हें इस सवाल को अगर तुम पढ़ते हो तुम्हें पता लग जाएगा कि गुरुजी एक ही सवाल में इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात भी दे दी है, सर सिंपल इंटरेस्ट की बात भी दे दी है, तो एक सवाल में दोनों टॉपिक कवर कर दिए। अच्छा अब ये सवाल करें कैसे, अब ये सवाल करें कैसे? तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो बेटा। 7500 रुपए तुमने ब्याज पर दिए, 2 सालों में इतने हो गए, तो बच्चों अगर मैं अमाउंट बटा प्रिंसिपल कर दूंगा तो क्या ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर बनना चाहिए क्या? शीट नंबर 2 में ऐसे कई सवाल बताए थे। इससे अपन रेट ज्ञात कर लेंगे। ऊपर तुम्हें दिख रहा है 87648 बटा में दिख रहा है 7500। ये बात मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है। चिंता की बात नहीं है, 100% गारंटी है कि स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। 75 को 3 से काटोगे 2500, दिख रहा है ये स्क्वायर नंबर है 50 का। जब यहां तुम्हें स्क्वायर दिख जाए तो चिंता मत करना, ऊपर भी स्क्वायर बनेगा। 3 दूनी 6, 2 7, 3 9 27, 2916। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्ञान है, तो बता पाओगे ये 54 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है। कि ये वाली बात मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 54 बटा 50 का मतलब 4/50, रेट 8% आ गई क्या? ये जो हमने काम किया था शीट नंबर 2 में, ऐसे सवाल तुम्हें भर भर के बताए थे जिनमें रेट ज्ञात करनी थी, और रेट तो 8% ज्ञात कर ली। अब आगे अपना सवाल बन गया साधारण ब्याज का। बच्चों प्रिंसिपल है 7500 रुपए, पहले की दुगनी दर यानी कि 16%। साल कितने? 4 5 20 और 3 23। 23/5 साल के लिए इतने परसेंट का ब्याज आएगा क्या? अरे इतने परसेंट का ब्याज आएगा तो अब तुम सिंपल इंटरेस्ट से भी तो ज्ञात कर सकते हो। 7500 का 16 गुना 23/5% ज्ञात करना है।
परसेंट काटोगे बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो कैंसल, ये 15 बार कटेगा, 16 गुना 15 होता है 240 गुना में 23, 23 गुना 14 552, आगे एक जीरो लगा दीजिए, उत्तर बन गया 5520 रुपए। यूनिट डिजिट से भी बात बन जाएगी, कहानी को समझ भी पाओगे और ट्राई कर भी पाओगे। क्या बात समझ में आई क्या तुम्हें? मतलब ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया एसआई और सीआई को। हमने सीआई से रेट निकाल ली, रेट निकाला तो ऐसा ही आ गया। क्या दिक्कत आ रही है सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है। सुनो एक बार, सर कोई राशि 2 सालों में इतनी और 3 सालों में इतनी हो जाती है, तो पहले आप मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक जाने में अगर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भी काम कर रही हो, तुम्हें यह आइडिया पड़ रहा होगा कि 10% की रेट लग रही है क्या? अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है, 3872, वहां लिखा है 4259.20, करीब करीब 400 से कम डिफरेंस है, लास्ट में 0.2 भी दिख रहा है, तो 10% की रेट से बढ़ रहा है क्या? अरे आप लोग सवाल देखकर 10% रेट जज कर पा रहे हो क्या? अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो यहां तक की बात पढ़ो, तो आप बताओ एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है क्या? तो सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 121/100 आएगा। ये जो पैसा है 3872 रुपए, ये 3872 रुपए क्या 2 सालों का अमाउंट है क्या? और गुणा 100 करके प्रिंसिपल निकाल लोगे? अरे गुणा 100 करके प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे क्या? सर जी आपने इसको काउंट करा, 121 से 3 बार कटेगा 163, देन वही बचेगा 2, तो ये 3200 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। ये हमने काउंट किया प्रिंसिपल। तो मैं कहता हूं उसी राशि पर, 3200 रुपए की राशि पर 5×15 एक 16/5 साल के लिए 6.75 की रेट से कितना ब्याज आएगा? इतना ब्याज आएगा, इसे तुम काउंट कर लो बेटा। 2 जीरो कैंसल, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 1 7 5 3 15, 2 135, हाँ 16/3 आएगा ना। तो डेटा क्यों नहीं कट रहा भाई? यहाँ 16/3 है, माफ कीजिए 3, चलो कोई बात नहीं, 2 जीरो कैंसल, 25 दूना 50, 7 25 से 4 बार, 3 से 9 बार, 4 से 4 बार, तो 32 गुणा 9 चौका 36, ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा 1152 रुपए। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में? देखो ये तो आपने सवाल करा प्रिंसिपल ज्ञात करके, हम इस सवाल को बेसिक के साथ साथ में थोड़ा सिंपल तरीके में भी कर सकते हैं, पर जानता हूं वो कईयों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने आपको तरीका ये बता दिया। अभी समझो यहां से यहां तक जाने के लिए सर ये 10% की दर से बढ़ रहा है। अगर ये 10% की दर से बढ़ रहा है तो आप ये बता दो बेटा, एक साल में तुमने जितने भी रुपए ब्याज पर दिए उससे 10% बढ़ जाएंगे, और 2 साल में सर 2 साल में बढ़ जाएंगे 21%। तो 121% की वैल्यू 3872 है क्या? सर ये 3872 इतने परसेंट की वैल्यू है। उसी राशि पर इतने साल इतनी रेट, तो इससे मैं इफेक्टिव रेट निकाल लूं। 6.75 का गुणा अगर आप 16/3 से करोगे, इतने परसेंट का रेट आएगा। सर 25 से 4 बार, 25 दूना 7 बार, 3 से 9 बार और 4 से 4 बार, सर जी 36% का ब्याज आएगा। ये लो जी, एक लाइन में सवाल बन गया। तो आप कहना जी 3872 अगर 121 की वैल्यू है तो आप 36 की वैल्यू ज्ञात करके बताओ। 121 से काटोगे, 32 बार कट रहा है, 32 गुणा 36 करोगे 1152 उत्तर बन रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? हम देखो अगर प्रिंसिपल को काउंट करके गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि आपको सवाल सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सवाल ठीक प्रकार से करने हैं। उनके लिए ये तरीका लगाना आना चाहिए।
एक बार के लिए समझने की कोशिश करेंगे सवाल पे, उसके बाद ब्रेक लेंगे बेटा अपन। ये 16 सही 2/3 3 साल के लिए सर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि का उसी दर पे 5 सही 2/3 सालों के लिए साधारण ब्याज क्या बनेगा बेटा? इस दर पे आपका पैसा 6 से 7 हो जाता है। 3 सालों की बात करोगे 216 से 343 हो जाता है। डिफरेंस आ रहा है 127 का। हाँ, आपने कहा 6350 रुपए है ना, ये 127 की वैल्यू है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल आएगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल आएगा। देखो कैलकुलेशन करना लास्ट में, मेरे को प्रिंसिपल नहीं चाहिए, ये तो प्रिंसिपल है मैंने समझ लिया, पर मेरे को बेटा उसी राशि पर 1/6 दर पे, इसी राशि पर इस दर से 5 या 15 17/3 सालों का ब्याज चाहिए, 17/3 सालों का ब्याज चाहिए, 17/3 सालों का ब्याज चाहिए। ये बात याद करनी है, ये बात ट्राई करनी है। खत्म बात, खत्म बेटा, हो गया सवाल। ये पूरा पूरा 50 बार कट रहा है। 18 एकम 18 36 सर 600 गुणा 17 10200 उत्तर बन रहा है। अरे ये 10 नंबर सवाल तुम समझ पाए क्या? टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये। चलो 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं।
हाँ भैया, कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन में पुरानी क्लास को रिवाइज अवश्य कर लेना, नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी, कहानी सारी चल जाएगी ऊपर से आपके। सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले सवाल को पढ़ लिया करो जल्दबाजी करने की बजाय। एक साहूकार 4% की दर पर वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और ब्याज को साल के अंत में लौटाता है। धनराशि को 6% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित उधार देता है और वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। मैं कहीं से पैसा लेकर आया, 1 साल बाद में वापस करूंगा तो मेरे को 4% का ब्याज देना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये पैसा मैंने 6% की दर पे आगे चिपका दिया, अर्धवार्षिक संयोजन है तो 3-3% के 2 साइकिल लग जाएंगे, यानी मेरे को ब्याज मिल जाएगा 6.09% का। इतना पैसा तो मुझे वापस देना ही है, तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो इतने % का हुआ क्या? डेटा को देखकर समझ में आ गया होगा, उत्तर 5000 बनेगा। ये 104.5 जो है ना, एक्चुअल में 2.09 की वैल्यू है और आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये पॉइंट कट जाएंगे, 1 0 लगा दीजिए, 5 बार कट जाएगा सर, 5000 रुपए उत्तर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? लेकर आया सिंपल पे, चिपका दिया कंपाउंड पे, तो मार्जिन जो भी हो गया वो देख लेंगे। अब सुनो, मैं मार्केट से कहीं से 5% की साधारण ब्याज की दर से उधार लेकर आया, उस धनराशि का आधा दूसरे व्यक्ति को 10% की दर पे उधार दे दिया, 4 सालों में इतना लाभ हो गया। देखो, मैं जितने पैसे लेकर आया था वो सारे मैंने ब्याज पर नहीं दिए, आधे पैसे तो मैंने रख लिए और आधे पैसे मैंने आगे ब्याज पर दे दिए। तो आप तो ये मान लो बेटा कि मैं स्टार्टिंग में 200 रुपए लेकर आया था, मर्जी है, मान सकते हैं बेटा। 5% की दर से 4 साल में क्या मुझे 20% ब्याज देना पड़ेगा और इसका 20% 40 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे क्या? कह रहे 20 रुपए देने पड़ेंगे। वाह, अरे 200 रुपए का 20% 40 रुपए आता है। लेकिन मैंने दोस्तों ये 200 रुपए आगे नहीं दिए, आगे मैंने केवल 100 रुपए दिए हैं और ये 10% के साइकिल पे लग रहा है, वार्षिक ब्याज से 4 साल का टाइम लग रहा है, तो इतना ब्याज दूंगा तो 46.41 रुपए ब्याज मिलेगा। देखो, मेरे को ब्याज में आगे चुकाना है 40 रुपया और मेरे को ब्याज मिला है 46.41 का। मेरा लाभ कितना हुआ? लाभ ये ऊपर के पैसे मेरा प्रॉफिट है। सवाल कहता मुझे 3205 का लाभ हुआ है, 6.41 की वैल्यू है। आपको 200 का मान ज्ञात करना है इस सवाल में, 100 का नहीं करना। आपको 100 का मान ज्ञात नहीं करना, मैंने कितना पैसा उधार लिया था ये बताना है। ये पूरा 5 बार कटेगा। सर जी 1 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे, 1 लाख रुपए उधार लिए थे, इनमें से आधे चिपका दिए, आधे रख लिए, तो बात मेरी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ, आसान सवाल है ना? देखो, ये जो सवाल मैंने अभी किया था 12 नंबर और 13 नंबर, एकदम सेम सवाल है क्या? क्या बच्चों, एकदम सेम सवाल है? देखो, इसमें मेरे को ब्याज देना पड़ेगा 20% और मिलेगा 46.41%। 26.41% का मुझे प्रॉफिट होगा और यही वैल्यू दी गई है, तो वही 1 लाख रुपए आंसर बन जाएगा। फर्क पता है क्या था? पिछले सवाल में आधा पैसा दिया था, इसमें सारा ही दे दिया, जितने लेकर आया वो सारे दे दिए हैं, तो बस डिफरेंस निकाल लीजिए और क्या। जरा बताओ, इसमें 1 साल में आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा 9% और मिलेगा 12.36%, प्रॉफिट होगा 3.36 का। ये इसकी वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लोगे क्या? हो जाएगा सवाल क्या? मेरे को लग रहा पूरा 8 बार कटेगा, उत्तर ये बनना चाहिए, बाकी तुम देख लेना। मेरे को लग रहा है ये बात, बाकी तुम देख लेना बेटा। अरे बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ ना एक बार यार, मैं परेशान हो रहा हूं कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं देखकर, कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जरा बताओ, किसी राशि पर 5% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ये 10.25% की वैल्यू है क्या?
ये जो वैल्यू है 10.25 की वैल्यू है, उसी धनराशि पर 6% की दर से 3 सालों का आपको कुल मिलाकर 18% की बात पूछी है। तुम्हें सवाल में 18% की बात पूछी है क्या? हो जाएगा सवाल आगे क्या? आगे भी करके बताऊं? इसके बाद तो कर लोगे बात? जरा ये बताना मुझे, ये जो 2916 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? अरे बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तो आप कहना सर जी ये 16.64 की वैल्यू है। आपको कितने की वैल्यू पूछी है? 27 की। 27 की वैल्यू पूछी है सर, खत्म। दस परसेंट की दर से 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 525 21% की वैल्यू है। आपने पूछा देखो तुमने दुगना समय कर दिया, दर आधी कर दी। भैया समय दुगना कर दिया 4 साल, दर आधी कर दी 5%, तो 20% की वैल्यू पूछी है कुल मिलाकर। 20 की वैल्यू पूछी है कुल मिलाकर। 21 दुना 42 पांजा 500 रुपए उत्तर बन जाएगा। ये लो, ये सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन है जिनकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। जरा बता दो, 5,000 रुपए 6% की दर से उधार लेता है और 10% की दर से उधार दे देता है। ब्याज देना पड़ेगा इसको 12% और मिलेगा 21%। क्या देना पड़ेगा 12 और मिलेगा 21, प्रॉफिट हो जाएगा 9% का। 5,000 का 9% 450 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे लग रहा है इन सवालों में आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेक्निकल मेरी बात को समझ गए हैं, इफेक्टिव रेट कैसे काम करता है पल्ले पड़ गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सवाल करने में। 4 सालों में साधारण ब्याज मूलधन का 32% बढ़ जाता है। ये 4 सालों में साधारण ब्याज से बढ़ता है तो रेट 8% रही होगी। 3 साल में 24% पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो आप इफेक्टिव 3-3-1 की बात भी कर सकते हैं, सुपर रेशो लगा सकते हैं। आप इफेक्टिव रेट लगाएंगे तो भी सवाल बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा, बात एक ही है। 24,000 का अगर मैं 8% ज्ञात करूंगा, 24 8 1920 रुपए आएगा। फिर इसका 8 निकाल लेना, इसका 8 कर लेना और बात आ जाएगी। क्या अगला काम कर लोगे क्या? कहीं मंडे की क्लास में ये सवाल ले मत आना कि हमसे हुआ नहीं है। आसान सवाल है, सेल्फ करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़कर बताओ, क्या तुम्हें कह रहा है? सेकंड और थर्ड ईयर की बात कर रहा है, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा क्या? ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का पूछा है, तो 10% की रेट से इतना और जोड़ दो, उत्तर सवाल का आ गया। सवाल नंबर 1 से 10 में आपको पसीने आए थे, लेकिन 11 के बाद तो कहानी इजी हो गई। अच्छा ये सुनो मेरी बात, कितना बढ़िया सवाल है। देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अब तुम्हें जानकारियां पल्ले पड़नी आनी चाहिए। किसी निश्चित धनराशि पर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 3816 और 3 सालों का साधारण ब्याज दिया 5400। ब्याज की दर दोनों केस में समान है, तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। बेटा एक बात बताओ, ये जो आपका प्रिंसिपल जितना भी था उस पर सिंपल इंटरेस्ट जो आता है, क्या प्रत्येक साल का सेम आता है? क्या प्रत्येक ईयर का सेम आता है क्या? 3 सालों में अगर 5400 का ब्याज आया है तो ये 1800 1800 1800 ऐसे ही आया होगा। अच्छा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3816, तो 3600 तो ये आ गए, यहां 216 आया होगा क्या? यहां 216 आया होगा क्या? आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू आती है क्या इसके R% पे आती है? क्या ये ब्याज का ब्याज है? क्या ये ब्याज का ब्याज है? हाँ, तो 1800 रुपए पर अगर 12% निकालोगे तो आएगा 216। 1800 का 10% 180 और 2% 36। हाँ ये बात बन रही है। अगर इस सवाल में आपसे रेट पूछता, अगर इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछता तो आप कहते जी 12% की रेट लग रही है।
और ये जो फर्स्ट ईयर का ब्याज आया है बच्चों, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आया है, ये तुम्हारे प्रिंसिपल का R% आया है क्या? ये प्रिंसिपल का R% आया है क्या? हाँ, तो आप बताओ, प्रिंसिपल का मान 15,000 रुपए होना चाहिए, तभी तो उसका 12% 1800 बनेगा। या छोटे बच्चों की तरह ऐसे लिखकर कर लो कि P का 12% अगर 1800 आ रहा है तो ये कटेगा 15 बार, 150 बार, और P आ जाएगा 15,000 रुपए। ऐसे पर कोशिश किया करो कि बातें दिमाग में हो जाएं, तुरंत इस बात को समझ पाएं। ऐसे सवाल करने के लिए ट्री आपके लिए बहुत काम आएगा, ट्री का बहुत योगदान रहेगा बच्चों। अगर मैं तुम्हें एक सवाल में, एक लाइन में ये सवाल बताऊं तो आप मुझे ये कह सकते हो क्या 29282 ये 146.41 की वैल्यू है, तो मेरे को 40 की वैल्यू चाहिए। मैंने बच्चों क्या लिखा है तुम्हें समझ में आ रहा है? ये पॉइंट कट गया 0 बार, ऊपर की संख्या से पूरा पूरा 2 बार कटता मुझे दिख रहा है, 2 जीरो आएंगे, माफ कीजिए, 8,000 रुपए उत्तर आ जाएगा। ये सवाल कई लोगों को टफ लगता है, सर कैसे करें 4 सॉल्व का कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे लग रहा है पेपर में आप ये सवाल 15-20 सेकंड में कर लोगे बेटा। सीआई टफ नहीं है, सीआई को समझना पड़ता है, सीआई को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों का वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि पर 4 सालों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 4 सालों का साधारण ब्याज निकालना है। सुनो देखो बेटा, एक तो तरीका होता है कि आप इसकी इफेक्टिव रेट को कुछ मान लो, आप इसकी इफेक्टिव रेट को कुछ ज्ञात कर लो कि 15-15 का साइकिल 3 बार लगा के आप रेट निकाल लो, पर उसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। वो पॉइंट में आएगी 52.0875, फिर काटापीटी मचाओगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। हमें इस सवाल का कंसेप्ट ज्ञात करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ ना कि उसी राशि पर, राशि मेरे पास है नहीं, ये मुझे चाहिए, उसी दर पर 15% है, 4 साल का यानी 60% निकलेगा। तो आप मुझे बताओ कुल मिला के मेरे को प्रिंसिपल की तलाश है क्या? अगर प्रिंसिपल मिल जाए, अगर प्रिंसिपल मिल जाए तो अपनी बात बन जाए और प्रिंसिपल निकालेंगे, सवाल बहुत इजी बन जाएगा। अब प्रिंसिपल तो सवाल में है ही नहीं, क्या मानूं सर जी? बेटा प्रिंसिपल अपन रेट को देख के मान लेंगे। आपकी जो रेट लग रही है वो 15% लग रही है और 3/20 होती है क्या? देखते रहना, सवाल बताऊं आसान तरीके में। सर आप प्रिंसिपल को कुछ मान लो, मैं कह रहा हूं 8,000 रुपए मान लो। ये क्या बात हुई, आपने 8,000 ही क्यों माना? मेरे को टाइम दिख रहा है 3 साल का, अगर बटा में 20 है, टाइम 3 साल का है, तो आप 20 की क्यूब मान लिया करो। टाइम अगर 2 साल का होता तो मैं 400 मानता, टाइम होता 4 साल का तो मैं पावर 4 करता। आपको टाइम के अकॉर्डिंग स्क्वायर क्यूब करके मान लेना है, गुणा भाग अपने इजी करने हैं। मैंने प्रिंसिपल ये मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल ये होता तो इस रेट पे तुम 3 ईयर का सीआई ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करने का तरीका होता है 3-3-1, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। सर जी 8,000 का अगर मैं 3/20 करूंगा तो मेरे को लग रहा है 1,200 रुपए आएगा। चीजें कितनी आसानी से कट रही हैं। इसको काटूंगा तो सर ये मेरे को लग रहा है 180 रुपए आएगा, और यहां मुझे लग रहा है 27 रुपए बनेगा। 3600, 540, 27, ये तो बाय चांस इसके बराबर ही आ गया। अरे वाह, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लिखा था ये मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर ही आ गया। इसका मतलब मैं समझ गया कि प्रिंसिपल मेरा 8,000 रुपए था। सर अगर मान लो ये बराबर नहीं आता तो हम वैल्यू सिस्टम अप्लाई कर लेते, तो हम वैल्यू सिस्टम अप्लाई करते ना बेटा। अगर मान लो सपोज करो, अगर आपके सवाल में ये इक्वल ना बनता, यहां पे लिखा होता 8334, मान लो ऐसा होता, तो मैं क्या करता, मैं समझ लेता कि ये 4167 की वैल्यू है, दुगना हो रहा है सर, दुगना, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल 16,000 था। प्रिंसिपल ज्ञात करने का आसान तरीका होता है, आप रेट को कुछ मान के, रेट के आधार प्रिंसिपल मान के अपने सवाल को हल कर लो, सवाल जल्दी बन जाएगा। प्रिंसिपल जो 8,000 रुपए है, 4 साल का सीआई आएगा, 60% आएगा, 4,800 रुपए उत्तर बन गया क्या? अंडरस्टैंडिंग बनाओ, सवालों को इजी गति में सॉल्व करने का प्रयास करो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कोई धनराशि
20% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक होती है। अगर ब्याज की गणना 6 माही रूप से की जाए तो 723 रुपए ज्यादा मिलते हैं। धनराशि क्या होगी? देखो बेटा, इसमें टाइम की बात नहीं की, इसका मतलब 1 साल की बात ही कर रहा है। अगर तुम ये पैसा एनुअल पे दोगे, एनुअल पे, फिर तो 20% ब्याज मिलेगा, फिर तो 20% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको हाफ ईयरली बता दोगे, 10-10% के 2 साइकिल लगा दोगे तो 21% का मिलेगा। सर जी 1% का फर्क आ रहा है 723 के बराबर, तो आपका मूलधन ये बनना चाहिए क्या? सेम सवाल है क्या? एनुअल पे तुम्हें 18 मिलेगा और डिवाइड करोगे तो 9 के 2 साइकिल बनेंगे हाफ ईयरली पर। सर जी 18.81 का मिलेगा। मेरे हिसाब से 0.81 जो है ना, ये सॉरी 324 है ना, 0.81 की वैल्यू है। आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। उत्तर मेरे सवाल से सी बन जाएगा। हो सकता है मैं सवाल तुम्हें आंशिक रूप से तेज बता रहा हूं, पर बेटा समझ में तो आपको आने चाहिए ना। जरा बता दो बेटा। साथ साथ ये 14.49% की वैल्यू है क्या? आगे 2 दिन छुट्टी है राम नरेश, आराम से सवाल करेगा ना। आपको पता है सवाल का उत्तर 280 आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने करा है। देखो अब ये तुम्हारे सामने बेटा वो सवाल आ गए हैं जब मैं अपने पैसे के 2 भाग कर रहा हूं। बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ लो, सवाल जाएंगे चुटकी में। 2 लाख रुपए, 2,60,200 रुपए की राशि को राम और श्याम के बीच में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि राम को 4 साल में प्राप्त धनराशि श्याम को 6 साल में प्राप्त धनराशि के बराबर है। ब्याज की दर अगर 4% एनुअल है तो राम का हिस्सा बताओ। कुछ नहीं करना बच्चे। तो राम को मान लो मैंने R रुपए दिए और श्याम को मान लो मैंने S रुपए दिए। ठीक है, राम को R दिए, श्याम को S दिए। 4% का आप लोग मुझे बताओगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/25 होता है क्या? 26/25 होगा क्या? सर जी राम का पैसा अगर 26/25 की दर से बढ़ेगा तो 4 साल बाद में इतना हो जाएगा क्या? इतना। अरे ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। और श्याम का जितना भी पैसा है सर जी इस पर तो 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। और दोनों की अमाउंट बराबर है क्या? हाँ सर दोनों की अमाउंट तो बराबर है। ये राम की अमाउंट है, ये श्याम की अमाउंट है, बराबर है। इस पावर 4 से पावर 4 कट जाएगी, 2 बचेगा। सर जी राम और श्याम का पैसा 676/625 के अनुपात में आएगा। टोटल पैसा मेरे पास 2602.00 है। ये टोटल पैसे की वैल्यू है सर जी, 1301 की वैल्यू है। राम का हिस्सा चाहिए, इससे गुणा कर दो। पूरा पूरा 2 से कट रहा है 200 बार। सर जी 1352 आगे 00 चिपका देना। उत्तर सवाल का बन जाएगा पी। जब आप अपना पैसा 2 लोगों में विभाजित कर देवें और उनको 4 साल तक 6 साल तक ब्याज मिले और अमाउंट बराबर हो तो बस रेशो की बात बनानी है और कुछ करना नहीं है बेटा। देखो सेम सवाल है। ए को पैसा 7 साल बाद, बेटा 7 साल बाद इसका पैसा इतना हो जाएगा और बी का हिस्सा 9 साल बाद इतना हो जाएगा क्या? ये 7 और 9 साल देकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, पर तुम डरना मत। तुम्हें पता है ए और बी का रेशो यही बनेगा सर जी जो अभी अभी किया था, अभी अभी किया था। ये 39030 सर ये वैल्यू है अगर 1301 की। ए का हिस्सा पूछा है, अब की बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, लास्ट में 8 बनेगा, उत्तर बी बनेगा। बुक में ये क्वेश्चन 1 पेज का है, हमने भी 1 पेज पर ही करा है, लेकिन 1 पेज की लाइन केवल 2 ही यूज करी है। 1 पेज की लाइन केवल 2 ही यूज करी है, इसीलिए कहता हूं इन तरीकों को समझ लो बेटा, बहुत काम की चीज है। अच्छा एक बात बताओ, देखो एक तो होता है कि आप पैसा ब्याज पर दे रहे हो तो पैसा इंक्रीज होगा। कई बार आदमी खर्चा भी करता है बेटा, होता ना, हर साल कैसा खर्चा कर रहा है, डिक्रीज। तो अगर खर्च करोगे तो पैसा कम होगा ना बेटा। अभी तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, अगर तुम्हें ब्याज मिल रहा है तो पैसा तुम्हारा बढ़ेगा, अगर तुम खर्च किए जा रहे हो तो उसमें कमी आ जाएगी। ए और बी को कहा गया कि अपनी आय का हर साल इस % से दर खर्च करें। ए और बी 8 साल तक 10 साल तक ऐसा ही करते हैं। शुरुआत के 2 बार इतना राशि बच जाती है,
बच्चों ए। अच्छा, ये वाली जानकारी कुछ जानी पहचानी है क्या? 1/16 है क्या? ए अपनी इनकम का 1/16 खर्च करेगा तो बचेगा 15/16 ना बेटा। देखो अब की बार जोड़ना नहीं है, अब की बार 17/16 मत कर देना बेटा। तुम्हारा पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तुम खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो तो कम हो जाएगा। ए ने 8 साल तक ऐसा करा और बी ने 10 साल तक ऐसा करा, तो इन दोनों का पैसा क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गया, बचा पैसा बराबर हो गया। ये 2 बार कट जाएगा। सर आपसे ए और बी का अनुपात ही पूछा है, 225 और 256 हो जाएगा क्या? स्क्वायर काम आ रहे हैं ना, वर्ग काम आ रहे हैं। इनमें जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस 2 साल का है, 3 साल का ही आता है। हो सकता है अगर यहां पे मान लो बेटा होता 18 साल, यहां पे 20 साल, तब भी आपका तरीका सेम ही होता, तब भी आपकी बात सेम ही होती बेटा। हमें तो डिफरेंस देखना है बच्चों। मुझे मतलब नहीं है कि 8 और 10 दिया है कि 18 और 20 दिया है। जरा बताओ तो, अगर ये सवाल तुम्हें दे दिया जाए होमवर्क के लिए, घर से कर लाओगे सारे बच्चे? 121/100 बनेगा मेरे हिसाब से। उत्तर तो ये बनेगा, बाकी तुम देख लेना, बाकी तुम ट्राई कर लेना ना बेटा। अच्छा सुनो, एक व्यक्ति के पास 8425 रुपए हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम 24 साल है, एक की एज 28 साल है। मैं मान लेता हूं कि 24 साल वाली बेटी का नाम ए है, 28 साल वाली बेटी का नाम बी है। इस प्रकार जमा करवाया कि 40 साल की होना तो इनको मिश्रधन बराबर मिले। रेट चल रही है बच्चों मार्केट में ये, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 आ गया। बताओ 33 सही 1/3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 आ गया। अच्छा, ये जो ए वाली बच्ची है, ए वाली बेटी है, इसको 16 साल तक ब्याज मिलेगा क्या? आज उसकी एज 24 साल की है, 40 में पैसा निकालेंगे तो 16 साल तक ब्याज मिलेगा। बी वाली बेटी को 4/3 रेट से 12 साल तक ब्याज मिलेगा। पूरा पूरा कट गया, 4 बार रह गया। सर A/B करोगे, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 256, 8425 रुपए टोटल की वैल्यू है, 337 की वैल्यू है। आपने कहा बड़ी बेटी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा चाहिए बेटा। बी के हिस्से के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा क्या? बी के हिस्से के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा क्या? ऐसे चाकू से काटे हैं भाई। कह रहे काटा कैसे? चाकू से काट सकते हैं। 337 से ये 2 बार कटेगा और 25 बार कटेगा क्या? बताओ एक बार, कॉमन सेंस लगाया करो, कॉमन सेंस। 25 बार कट रहा है, 256 का 25 में गुणा करना है। मेरे को 25 से गुणा करने की बजाय इससे करना आसान लगता है। 4 छिका 24, 4 चौक 16, 6400 रुपए उत्तर आ गया। ऐसा क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? जरा बता दो बेटा, ये सवाल वही अभी आपने किया था, ये सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें 6 साल 8 साल की बात, चिंता की बात नहीं है, 2 साल का डिफरेंस है। आपको रेशो बनाना है बेटा। 13 साल 15 साल। अरे शुभम, तेरे को कुछ आता नहीं है क्या यार? अगर x की पावर 4 है या बटा में x की पावर 2 है तो रिजल्ट में x की पावर 2 नहीं बचेगी क्या यार? ए का पैसा मैंने 12% की रेट होती है, इसका मतलब होता है 28/25। ये पैसा मैंने 13 साल तक दिया और बी का पैसा मैंने 28/25 की दर से 15 साल तक दिया। अरे ये A/B करेगा, अरे नालायक, इतनी बात भी लिखनी पड़ेगी, इनको यही समझ नहीं आता है। इसकी पावर 15 है, बटा में आएगा 28/25 की पावर 13। अरे इसे काटोगे, यहां पावर 2 तो बचेगी, 15 में 13 घटाओगे तो 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625। ये तुम्हारे जितने भी पैसे हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है, इसको इस रेशो में तोड़ लोगे क्या? आपको दोनों निवेशों के बीच का अंतर चाहिए। 14 में 5 गए 9, 7 में 2 गया 5, 159 का मल्टीपल उत्तर बनेगा। ये मल्टीपल भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर सवाल पढ़ के बताओ जी, करने वाला आपका सेल्फ है या मैं करके बताऊं? इस बंदे के 2 बेटे हैं, एक की आयु है 12 साल, एक की आयु है 16 साल। 12 साल वाले को 9 साल तक ब्याज मिलेगा
और बी वाले को बेटा 5 साल तक ब्याज मिलेगा, डिफरेंस आएगा 4 साल का। रेट भी इतनी इजी है कि 4 की पावर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6/5 है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसकी पावर 4 करोगे तो ऊपर बनेगा 1296 और 625। बस 35 नंबर तक के सवाल तुम्हें करवा दिए, बाकी तुम कोशिश कर लेना। इस शीट में पूरे सवाल हैं 70, 35 तुमको मैंने बता दिए हैं, और आगे के सवाल तुम ट्राई कर लेना, जितने कर पाओ उतनी बढ़िया बात है। फिर भी बाय चांस कोई बात आपसे रह जाए तो उसको अपन करेंगे बड़े आराम से अगली क्लास में। लेकिन जितना आपको सीआई में पढ़ाया है उतना मैंडेटरी रूप से आप रिवीजन करके आइएगा। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।